में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, टीएटी परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण या शब्द साहचर परीक्षण की बात करेंगे। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए गए। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर, सिस्टर, ध्यानपूर्वक समझकर कमेंट कीजिएगा। 16 पीएफ परीक्षण आप सभी लोग जानते समझते हैं। 16 पीएफ जो परीक्षण होता है यह व्यक्तित्व मापन प्रक्षेपी विधि नहीं कहलाती है। ये आपकी 16 पीएफ व्यक्तित्व नहीं कहलाएगी। बाकी रोसा स्याही, टीएटी और शब्द साचर ये तीनों हमारे व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण कहलाते हैं। तो 16 पीएफ परीक्षण क्या होता है सभी लोग बताइए। अगर आपको आइडिया है तो इस बारे में आप सभी लोगों को बताना है कि 16 पीएफ परीक्षण क्या है। और ये चारों ऐसे परीक्षण है या प्रक्षेपी है जहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 16 पीएफ एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रश्नावली है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के 16 कारकों को नापती है। 16 पीएफ का मतलब होता है 16 कारकों को मापना, ठीक है, जिसमें कैरियर परामर्श, कर्मचारी चयन विकास, नैदानिक चिकित्सा ये सारी चीजें होती। तो आप सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। यह सी टेट, यूपी टेट, अदर टीटी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। सी टेट में भी आया हुआ है, फिर से चांस जाने के लिए तो 1 नंबर पक्का करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। तो सीखी हुई बात मतलब जो बात हम सीखते हैं उसको स्मरण रखना, फिर पुनः स्मरण करने की असफलता मतलब जो ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपको स्मरण रहेगा 2-3 बार, फिर अगर इसको पुनः स्मरण करने कोई पूछेगा प्रश्न तब आप इसका उत्तर असफल होंगे देने में, ये इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे तो असफलता कहलाएगी। इस असफलता को हम क्या कहेंगे? पुनः स्मरण तो नहीं कह पाएंगे, संवेदना भी नहीं कहेंगे, ना स्मृति कहेंगे। जब स्मृति होगी तो असफलता क्यों होगी? असफलता का मतलब होता है विस्मृति, आपने भुला दिया। जब सीखी हुई बात को स्मरण रखना और पुनः स्मरण करने की असफलता हो जाती मतलब कहीं ना कहीं उस बात को आपने भुला दिया है तो वह आपकी विस्मृति के कैटेगरी पर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता? सभी लोग बताइएगा। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी से संबंध होता है। मैं आपको आने वाले सीडीपी में ऐसा चीजें बताने वाला हूं जो शब्दों से आप लोग करेक्ट कर पाएंगे। ऑप्शंस ना भी पता होगा, प्रश्न को पढ़िएगा, ऑप्शन को पढ़िएगा, उत्तर नहीं पता है आप शब्दों से आंसर निकाल पाएंगे। ये ट्रिक आपको केवल टीटी फैमिली में मिलने वाली है। तो ध्यानपूर्वक क्लासेज पे बने रहें, प्रैक्टिस सेट पे बने रहें अपने टीटी फैमिली पर। तो सृजनात्मकता से संबंधित पहली बात ये जान लीजिए कि कौन कौन होता क्या है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, उसमें मौलिकता होती है, उसमें प्रवाह होता है, उपयोगिता होती है। मितव्ययिता मतलब हंसी मजाक। तो कोई क्रिएटिविटी में क्या हंसी मजाक से संबंधित होता है? नहीं होता है। तो सृजनात्मकता का संबंध मितव्ययिता से नहीं है, बाकी मौलिकता से है, प्रवाह से है, उपयोगिता से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4th नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न को एक बार रिपीट करूंगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। देखिए, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो किए गए निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है उसको हम क्या कहले? सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना, अर्थात अधिगम कहलाता क्या कहलाएगा साथियों? वह अधिगम कहला जाएगा। तो व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो किए गए निरंतर अभ्यास का परिणाम होता है, प्रबलित अभ्यास का परिणाम मतलब निरंतर, तो अर्थात वह अधिगम पे आ जाएगा, उसे अधिगम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, यह अधिगम की परिभाषा थी। अगला प्रश्न है, संघनन का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की, अभिप्रेरणा की, स्मृति की, सृजनात्मकता की? सभी लोग कमेंट बॉक्स बताइए। जी हाँ, 5 सेकंड के लिए सभी को वक्त दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। 5 से 10 सेकंड समय रहता है। समय को देखते हुए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, प्रश्न को पढ़कर सटीक उत्तर दे सकते हैं, सही आंसर जवाब दे सकते हैं। तो संघनन का सिद्धांत इनमें से किसकी व्याख्या कर रहा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जब भी संघनन मतलब इकट्ठा होना, संघनन मतलब इकट्ठा होना,
तो क्या इकट्ठा कहाँ पे होता है? कोई भी चीज़ इकट्ठा कहाँ होता है? कहते हैं आपके दिमाग में सारी चीज़ें स्मृति इकट्ठा होती हैं। तो क्या इकट्ठा होता है आपके दिमाग में? स्मृति। अर्थात संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। क्योंकि मेमोरी समेकन प्रक्रिया एक वर्ग है जो प्रारंभिक अधिग्रहण के बाद मेमोरी डिस्क में को क्या करता है? स्थिर करता है। तो स्मृति इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? बहुत ही सिंपल प्रश्न। 87, 79, 18 या 69 कब हुआ था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? मेरे प्यारे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, ब्रदर सिस्टर, जोरदार समझकर, जोरदार तैयारी करके प्रिपरेशन में कमेंट करना है। अपने माता पिता के सपने को साकार करना है, पूर्ण करना है। उन सभी निगेटिविटी को जवाब देना है, आंसर देना है। जो आपके आसपास निगेटिविटी है उसको जवाब देना है। जवाब आपको मुंह से, जबान से नहीं देना है, आपकी अपनी सफलता से देना है। आपके अपने संघर्ष जो पाई हुई वो विजयी पूर्ण जो सफलता होगी, एक सरकारी सीट होगी, वह सबसे बड़ा जवाब होगा। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की बात करें, क्योंकि मनोविज्ञान एक ऐसा टॉपिक है, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, एक प्रश्न आएगा ही आएगा। तो मनोविज्ञान मतलब 18 to 79 में जर्मनी में की गई थी। जर्मनी में कहाँ पे? एक लीपजिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर भी पूछा भी गया है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई। यह आपके प्रीवियस पेपर में भी मिल जाएगा। तो ये सन याद रखना है 1879। किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था पहली प्रयोगशाला, ठीक है। और इन्हें प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विलियम वुंट को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम क्या नहीं होगा? यानी ये पता होना चाहिए कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम क्या क्या होते हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम हैं धारण, पहचानना, पुनः स्मरण या तर्क करना। तो सर्वप्रथम जान लीजिए वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के आयाम कौन कौन होते हैं। तो स्मृति के आयाम पहला तो होता है सीखना। पहला आयाम नोट कर लीजिए, पहला आयाम होता है साथियों सीखना। दूसरा होता है धारण, धारण करना। तीसरा होता है पुनः स्मरण करना और होता है पहचानना। ये चार आपके महत्वपूर्ण वुडवर्थ के स्मृति के आयाम हैं। लेकिन तर्क करना ये वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेगेटिव ऑप्शंस को लेके, तो ये आपका तर्क करना आयाम नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ ने कल्पना और स्मृति के अनुभव का संबंध माना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को सही करना है। अगला प्रश्न है बुद्धिलब्ध की खोज किसने की थी? और आपको पता है कि बुद्धिलब्ध के टॉपिक से 2 प्रश्न आना अनिवार्यतः है, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट एग्जाम। जी हाँ, बुद्धिलब्ध से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बुद्धिलब्ध का टॉपिक भी आएगा। बुद्धिलब्ध के टॉपिक से टॉप 50 टॉप 100 क्वेश्चंस लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, साथ ही साथ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो बुद्धिलब्ध की खोज किसने की है? अक्सर पूछा जाता है। बुद्धिलब्ध की बात आती है, एक सन याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है 1912। 1912 में स्टर्न ने की थी। किसने की थी? स्टर्न ने की थी। और बिने साइमन के सहयोग से, किसके? बिने और साइमन के सहयोग से 1905 में सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। तो दोनों चीज़ें, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है, कन्फ्यूजन को दूर भगाना है और सफलता के रास्ते को सटीक करना है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। ये चारों ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इनसे एग्जाम में प्रश्न 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है। तो विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का, जब भी मनोसामाजिक का जिक्र होगा, एक ही नाम जुबान पर आना चाहिए, मनोसामाजिक अर्थात एरिक एरिक्सन की बात करेंगे। मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामवेगिक, सामाजिक विकास में समन्वित किया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट समझ के जाइएगा, जितना ज़्यादा समझेंगे एग्जाम के पहले, एग्जाम में बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या होता है? अगर कोई भी बालक बालिका है, आपके घर में बच्चे होंगे, बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, आप सभी लोग टीचर्स हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे कि बच्चे के अगर संज्ञानात्मक विकास को उत्तम स्थान, अगर, क्योंकि उत्तम स्थान पूछा जा रहा है, तो उत्तम स्थान एक ही हो सकता है और वह उत्तम स्थान विद्यालय और कक्षा का वातावरण। विद्यालय, स्कूल, ये बहुत ही
संज्ञानात्मक विकास के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे विद्यालय में खेलते भी हैं, रहते भी हैं, ग्रुप में भी खेलते रहते हैं, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि उस संवेदना, जो सूचनाएं ग्रहण करना, उसको रूपांतरण करने का भी बच्चों को अवसर प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होगा? जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं होती हैं, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपकी 3rd नीचे है, और चतुर्थ होती है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त मतलब तृतीय अवस्था पूछी जा रही है। तृतीय अवस्था मतलब होती 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। इसमें बालक क्या होता है? इसमें बालक जो होता है, मूर्त घटनाएं जो होती, मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तरीके से तर्क करता है। और अब जीन पियाजे जी के डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, जो चारों आपके हैं स्तर, इन चारों अवस्थाओं से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत, संबंध से हमें एक ही जिक्र पता चलता है कि संबंधवाद का सिद्धांत मतलब थॉर्नडाइक की बात होती, क्योंकि संबंधवाद का सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था, 1913 में दिया गया था। 1913 में अपनी पुस्तक इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया, थॉर्नडाइक ने किया। संबंध का जिक्र मतलब थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध है। ये CTET में आया हुआ प्रश्न है, यह UP टेट में आया हुआ प्रश्न है, यह MP टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो कई बार TET एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से होता है तो अधिगम का किससे होगा? अब प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से दिया गया है। देखिए, जब हमारे अंदर कोई चीज़ प्रेरणा आती है, मोटिवेशन आता है, तब हम उस पर उपलब्धि प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार अधिगम जो है, अगर आपके अंदर अधिगम आ गई, सीखने की क्षमता आ गई, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, ये क्या बन जाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें बोध, प्रेरणा का जो संबंध उपलब्धि से होता है, उसी प्रकार अधिगम का संबंध बोध से होता है। किससे होगा? बोध इज द राइट आंसर। अभिवृत्ति का संप्रत्यय क्या कहलाता है? तो अभिवृत्ति का जो संप्रत्यय होता है वह आपका संज्ञान परक भी होता है, क्रिया परक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, क्योंकि तीनों ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए। नो डाउट, कोई डाउट हो, क्योंकि अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति एक खास ढंग से अनुक्रिया करने की एक मानसिक तत्परता होती है। तो शब्दों को उदाहरण समझना, शब्दों का डिटेल से अगर आपने समझ लिया तो उत्तर देना आसान हो जाता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार ईद, अहम, परअहम व्यक्तित्व के 3 घटक है? ईद, ईगो, सुपर ईगो। ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कई बार आपने पढ़ा है, फ्राइड की बात होंगे। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, इदम, अहम, परअहम, ईद, ईगो, सुपर ईगो। एग्जाम में इसके उदाहरण दिए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि फ्राइड के ये कौन से जो है किसका जो है 3 घटकों में से किस घटक का उदाहरण है, इदम का है, अहम का है, परअहम का है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आने वाले क्लासेज में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सीखने में पलायन का संबंध किससे होता है? तो सीखने में पलायन का संबंध होता है नकारात्मक पुनर्बल। अगर आप कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चा आपको ध्यान नहीं दे रहा, पलायन कर रहा, मतलब स्थान छोड़ रहा है, तो स्थान छोड़ना मतलब नकारात्मक, निगेटिविटी की बात करेंगे। इसमें माध्यिका पूछी गई है, तो माध्यिका का एक आंकड़ों में मध्य की मगर संख्या में माध्यिका होती है, जो आंकड़ों का विषम होता है। इसके लिए निकालना है, तीसरा अंक और चौथा अंक निकाला जाता है। इसमें टोटल अंक देखिए कितने अंक दिए गए हैं, 1 2 3 3 3 6। अब इसमें क्या करना, तीसरा अंक निकालिए प्लस चौथा अंक डालिए और बटे में 2 कर दीजिए। तो तीसरा अंक इनमें से कौन सा कहलाता है? 9 प्लस चौथा 10 और बटे 2 कर दीजिए। जब ऐसी, क्योंकि अगर 5 होता तो बीच वाली माध्यिका होती, 7 होता तो बीच वाली होती, लेकिन जब सम आ जाता है तो 2 संख्याओं को प्लस करके उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। डिवाइड करेंगे 9.5 आ जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये मैथ के क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी CDP में भी पूछ ले जाते हैं। इनमें से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो आपने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े होंगे, एक तत्व का, द्वितत्व का, बहुतत्व का सिद्धांत पढ़ा होगा, लेकिन प्रत्यागमन का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा होगा। अब प्रश्न बनता है कि बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि बुद्धि
के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पहला जवाब आता है, अलग अलग सिद्धांत हैं। जब बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत की बात की जाती है तो चार्ल्स स्पियरमैन का नाम आता है। त्रिआयामी सिद्धांत की बात जाती है तो जेपी गिलफोर्ड आता है। और बुद्धि परीक्षण में अल्फ्रेड बिने आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आपको प्रिपेयर करना है। कौन सा शेष से भिन्न है? तो ये मुझे लगता है इस प्रकार के एक प्रश्न भी हम कर चुके हैं, तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि टीएटी, 16 पेपर, ड्रायमैन परीक्षण ये सेम है, लेकिन जो रैवेन परीक्षण है ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि रैवेन का परीक्षण तीनों से भिन्न है, क्योंकि इसका जो संबंध होता है शिक्षण में भरबल व नील भरबल अधिमूल को मापने के लिए किया जाता है। तो रैवेन परीक्षण इज द डिफरेंट ऑप्शंस। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक मूल जो है प्रवृत्ति में संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है? तो प्रत्येक मूल जो प्रवृत्ति होता है वह संवेग से होता है, क्योंकि मानव विकास और व्यवहार केवल किसी स्थिति के प्रति प्रक्रिया नहीं होती, ये बल्कि अन्य बलों से प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल की परिभाषा है कि मानव विकास और व्यवहार केवल किसी स्थिति के प्रति प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह अन्य बलों से प्रभावित होती है। अतः संज्ञान, संवेदना, चिंतन सभी संवेग से संबंधित हो जाएंगे। अगला जो प्रश्न है साथियों कि पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? कोई भी पूर्व ज्ञान हो जो आपने पहले सीखा हो, उसके आधार पर संवेदना को अर्थ अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान इज द राइट आंसर। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्ध, अगर औसत, क्योंकि बुद्धिलब्ध से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, नॉर्मल ही सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। औसत मतलब, औसत का मतलब ही होता है 90 से लेके 109 के बीच औसत बुद्धि कहलाती है। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, एक 3 ऐसी अवस्थाएं हैं, तीनों अवस्थाओं से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या क्या कहलाती है? इसमें सबसे बड़ा होता है सामूहिकता की भावना होती है। इस अवस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति ही प्रबल होती है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती 6 से लेके 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, 6 से 12, और 6 से 9 होती है पूर्व बाल्यावस्था, और 9 से 12 उत्तर बाल। इस अवस्था में बालक, बच्चे जो होते हैं स्कूल में जाते, अपने साथी संग्रह के साथ रहते हैं, इसलिए जो है ये अवस्था सामूहिकता या सामूहिक एकता की भावना की अवस्था कहलाती है। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आपके जो अनुभव मिलते हैं, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने वाले को ही हम सीखना कहते हैं। यह गेट्स का कथन है। तो स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं, कथन, इनको भी आपको रिमाइंड करना है। 140 से अधिक बुद्धिलब्ध वाले बच्चों की श्रेणी। तो बुद्धिलब्ध का जो भी कैटेगरी पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 नंबर का पूछा जाएगा, कभी कभी 2 नंबर का भी आ जाता है। तो बुद्धि अगर 140 से अधिक है मतलब है प्रतिभाशाली। बुद्धिलब्ध से पता चलता है कि मानसिक योग्यता का विकास किस गति से हो रहा है। तो प्रतिभाशाली अर्थात 140+। बाल मनोविज्ञान के मुख्य स्थान क्या कहलाते हैं? तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य स्थान बालक के अनुसार शिक्षा का क्षेत्र। किसका? बालक के अनुसार ही शिक्षा का क्षेत्र। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया इनमें से कौन सी पद्धति है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, या दोनों? देखिए, इस चीज़ों को हमें समझ लेना है। कह रहा है सामान्य से विशेष तर्क, तब सामान्य से विशेष की ओर तर्क की जिक्र किया गया है, मतलब समझ लीजिए निगमनात्मक की बात करें, क्योंकि निगमनात्मक विधि में तर्क करते हुए समान से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। समान से विशिष्ट मतलब नियम से उदाहरण की ओर। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ये किसका कथन है? चिंतन जो होता है यह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू कहलाता है। ये आपके रॉस का कथन है, क्योंकि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू, इनको बहुत रास आता है। साथियों, रुचि का संबंध किससे होता है? योग्यता, अवधान, बुद्धि या रुचि से। रुचि मतलब कहते हैं आपका किसमें इंटरेस्ट है, आपकी किसमें रुचि है। तो रुचि का संबंध होता है, किससे होता है? रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है, और इसका अवधान से सीधा संबंध होता है। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा, चिंता,
सीखने का स्थानांतरण या कुंठा कहा जाता है। तो सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अन्य परिस्थितियों में उपयोग कर रहे हैं, इसलिए स्थानांतरण शब्द आया। ये रहे CDP के टॉप 30 प्रश्न जो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 30 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा है? सभी लोगों को कमेंट करना है, कितने सही हुए सभी लोग कमेंट करना है। डेली आपके 11:30 to 12